आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। महादेव ऐप को लेकर सियासत गर्म है। ईडी के खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद को पाक साफ बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महादेव ऐप पर हुए ईडी के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। किस्सा कुर्सी का में सबसे पहले बात महादेव ऐप के चुनावी हवाला की करेंगे। महादेव ऐप एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनावों से पहले बन गया है। दो अलग अलग चरणों में छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे। उससे पहले आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग पहुंचे छत्तीसगढ़ के, तो जबरदस्त प्रहार किया गया पीएम मोदी की तरफ से। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर बल्कि वहां की भूपेश सरकार को भी पीएम मोदी ने घेरा। असीम दास ने ये कबूल किया कि ये पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप का भूपेश बघेल के पास आया और असीम दास को गिरफ्तार किया गया। असीम दास की गाड़ी में 5 करोड़ 37 लाख रुपए जब्त हुआ
अजीम दास ने बघेल के नाम से पैसा देने की बात कही और ये महादेव का प्रमोटर भी है, उनसे संबंध भी है। अब समझ में आ रहा है कि भूपेश बघेल ईडी से इतना डरता क्यों है, रोज़ सवेरे शाम ईडी का नाम क्यों लेता है। अब ये साफ हो गया कि 508 करोड़ ईडी ने जब अपने शासकीय विज्ञप्ति में कहा कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के यहाँ से आप मीडिया में दिखा रहे हैं कि पैसे बरामद हो रहे हैं। आज ईडी का क्या हाल है आप पूरे देश के सामने देखें कि स्वयं मीडिया जो चित्रण कर रहा है उसमें ईडी को इन परिस्थितियों में दिखा रहा है। अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है मैंने आपको पैसा दिया? दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया आपके पास मिलना चाहिए ना। 10-20 लाख, 1-8 करोड़, कोई चीज तो होना चाहिए। मैंने आरोप लगा दिया कि आप तो यहाँ मैं पकड़ाया हुआ हूँ और मैं आप कह रहा हूँ कि मैंने आपको दे दिया, उसमें कितना दम? और उसके ऊपर 5 करोड़ से सीधे आप चले गए 508 करोड़ में, किस बेस पे? एक मामले में जो अभी लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने है उसमें तो खूब दुबई की बात होती है, पर इस मामले में महादेव ऐप के बारे में दुबई में जो कार्रवाई करनी है अभी तक केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं है। हालांकि ऑनलाइन बेटिंग को 28% जीएसटी भी लागू कर दिया, इसको कानूनी दर्जा दिया गया। ये गैर कानूनी नहीं है, इसको कानूनी बना दिया है और उसके ऊपर 28% जीएसटी भी लगाया। हवाला ट्रांजैक्शन ये सब कौन विभाग देखता है? शायद मेरे हिसाब से होम मिनिस्ट्री देखती है। होम मिनिस्ट्री ने आउटसोर्स कर दिया है क्या स्मृति जी को कि सारी जानकारी पुख्ता तौर पर उन तक पहुंचाई जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्या आम आदमी समझता नहीं हो क्या रहा? टाइमिंग देखिए, मैंने कहा ना, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, क्या हो रहा है। ये सब लोग समझते हैं। एक एक राज्य जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां आपको हर गली नुक्कड़ पर ईडी, आईटी, सीबीआई के लोग मिल रहे हैं। एक एक राज्य जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर आईटी, अभी देखिए चेन्नई में चल रहा है, फिर कलकत्ता में भी होगा, फिर हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पूरी लंबी फहरिस्त है अलग अलग लोग। तो ये हम सब समझते हैं। बस इतना कहेंगे, बाज आइए इस प्रकार के हथकंडों से। कि इनकी आदत यह है कि आरोप लगाएं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। हमने इतने आरोप से देखे कि किसी का कन्विक्शन अब तक देखा है क्या? मैं बोलूँगा कि मैं जो बघेल साहब को जानता हूँ वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो दिखा दो, अदालत पे दिखा दो, सीरियस इन्वेस्टिगेशन करो। हमने नहीं, लेकिन जो भाजपा लीडर्स और उनके दोस्तों के खिलाफ जितने भी आरोप है उसके ऊपर क्या 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 जांच चले यहाँ पर? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चला रहे हैं तो सबको इन्वेस्टिगेट कीजिए जहाँ भी आरोप आए। ये क्या बात है कि आरोप सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ है, उनके नेताओं के खिलाफ, सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ? ये ठीक नहीं। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। विधानसभा चुनावों में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। 7 और 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले महादेव ऐप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इस पूरे घोटाले में, गड़बड़ झाले में नाम सामने आया है। खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी अरविंद मोहन जी मेरे साथ जुड़ गए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट भी मेरे साथ हैं। अरविंद सर, आपसे शुरुआत करती हूँ। बीजेपी हमलावर हो गई है, जबरदस्त प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुर्ग पहुंचे, उनकी तरफ से निशाना साधा गया कांग्रेस पार्टी पर, भूपेश बघेल पर। स्मृति ईरानी को भी आपने सुना होगा, कह रही है बीजेपी की सत्ता में रहकर सट्टे का खेल खेल रही है वहां की सरकार। देखिए, बीजेपी जब चुनाव लड़ने उतरती है तो ऑल आउट जाती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखती है और कोई लिमिट नहीं रखती है। मैं कहूँगा कई बार लगता है कि मर्यादाओं की सामान्य जो सीमा रेखा है उसको भी लांघती है। और इस काम में बाकी छोटे नेताओं को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री खुद शामिल होते हैं।
सारी रणनीति उनके इर्द गिर्द बनती है और सारी रणनीति उनके माध्यम से लागू होती दिखाई देती है। तो अगर पांचों राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके लड़ेंगे, तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अभी वो लड़ाई को इसी आक्रामक ढंग से लड़ेंगे। असली चीज ये है कि करप्शन से लड़ना इश्यू है या राज्य सरकारों का कामकाज या केंद्र सरकार का कामकाज इश्यू है। दूसरी चीज ये है कि करप्शन क्या सचमुच सबसे ऊपर का मसला बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि राज्यों का कामकाज चुनाव का मुद्दा बने, परफॉर्मेंस जो भी है, गवर्नेंस का सवाल है, उसी को प्रमुखता से रखें। बीजेपी उस सवाल को किनारे करके प्रधानमंत्री के चेहरे को, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे इस किस्म के कोई दाग अभी दिखाई नहीं देते हैं, और प्रधानमंत्री सबसे बड़ा फेस भी है पॉलिटिक्स के आज की तारीख में, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, पूरे पॉलिटिक्स। तो उनके चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ा जाए, तो ये बीजेपी की रणनीति है। इस सवाल में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। करप्शन के सवाल को लेके चुनाव में इस तरह के मसलों को उठाना अभी ठीक इसी समय, और ये मसले जाहिर तौर पे सरकार के पास सब आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास चुन चुन के सरकार उन मसलों को उठाए जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां चुनाव में विरोधी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिर करप्शन से लड़ने पे भी एक सवाल उठाता है कि क्या सरकार सचमुच करप्शन से लड़ना चाहती है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये हो जाता है कि इससे करप्शन नीचे का मसला बन जाता है कई बार, जब ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा। अब अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में करप्शन का सवाल उठाएं, नरेंद्र मोदी ने खुद करप्शन का सवाल उठा के सत्ता हासिल करने में एक बड़ा उनका मसला था कि कांग्रेसी सरकार का, यूपीए सरकार का करप्शन। तो अगर ये लोग करप्टों को पकड़े नहीं, अब तक 10 साल हो गया राज करते, कितने करप्ट को पकड़ा है मोदी सरकार ने और इसी ईडी ने और सीबीआई ने, और कितने को छोड़ा है, कितने को पार्टी बदलने पे सम्मानित किया है और पुरस्कृत किया है, ये सब रिकॉर्ड हैं। और इन सब रिकॉर्ड्स पे मैं जानना नहीं चाहूंगा, लेकिन इनके ओर से करप्शन को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए चुनाव के पहले या चुनाव में, तो मुझे लगता है कि करप्शन फिर धीरे धीरे छोटा मसला बनता जाएगा और जो बाकी सवाल पॉलिटिक्स के हैं वो ऊपर आएंगे। ये दो तरह का नुकसान करेगा, चुनावी नुकसान के साथ ये भी नुकसान करेगा कि आगे से कोई करप्शन का इशू उठाना नहीं चाहेगा। और जो आज के तारीख में सबसे बड़ा गुण है इस समाज के लिए, इस शासन के लिए, क्योंकि करप्शन का लेवल इस लेवल पर आ गया है कि हर आदमी का दम घुट रहा है, हर काम के लिए आपको करप्शन फेस करना पड़ता है और हर चीज में कमीशन ऊपर से नीचे तक जाने लगा है। और इसमें पार्टियों का और बाकी का बंटवारा नहीं है। अपने अनुभव से हम सब कह सकते हैं कि जहां जहां जिसका राज है कि उसको करप्शन किस किस्म से फेस करना पड़ता है। तो अगर करप्शन की लड़ाई ईमानदारी से न लड़के पॉलिटिकल लड़ाई का रूप उसको दिया गया, तो ये खतरा है कि करप्शन को स्वीकृति एक किस्म से मिलती जाएगी और फिर दूसरे इशू पॉलिटिक्स में प्रमुख होंगे। ठीक है, हिमांशु जी, क्या लगता है इन चुनावों में वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा, 7 और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए, क्या ये बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा? क्या जैसा कांग्रेस कह रही है, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर मेरी छवि को धूमिल करने की ये कोशिश है और केंद्र के इशारों पर ऐसा हो रहा है, आपको लगता है ये मुद्दा बनेगा इन चुनावों में? नहीं, मुद्दा बन चुका है, मैं तो ये मानता हूँ। अरविंद जी कह रहे हैं बात सही है, मगर मैं उससे ज्यादा सहमत नहीं। मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। टाइमिंग का प्रश्न होता है, जैसे उन्होंने बताया ना, वो बात एकदम सही है। कौन से वक्त पे कौन सा मुद्दा उठाए वो ज्यादा, और ये करप्शन का केस कोई पुराना है नहीं, अभी 2 दिन पहले ही छापे मारे जब 5 करोड़ रुपए पकड़े गए। अभी ऐसे चुनाव के माहौल में जब किसी एक आदमी के पास से 5 करोड़ जितना कैश पकड़ा जाएगा एक देश के अंदर और एक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में से, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, और अगर आप ईडी की चार्जशीट देखें तो उसमें पता चल जाता है हमें कि दिस आर सब्जेक्ट टू बी वेरीफाइड, एग्जामिनेशन होना है उसका, मगर ये पैसा कहीं ना कहीं से आया है। महादेव ऐप का पैसा कहीं ना कहीं से आया है, 508 करोड़ तक का है, वो भी वो ईडी ने बोल दिया है। अभी सवाल यहां ये उठता है कि
चुनाव है, इसके लिए विपक्ष तो ये कहेगा कि ये केंद्र सरकार की पार्टी जो है उसकी सोची समझी साजिश है। अभी आज केंद्र में जो पार्टी है वो वहां पर छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल है, तो उनके लिए तो आक्रामक होने के सिवाय और कोई पॉलिटिकली देखे तो चांसेस नहीं है। मैं तो सीधा समझता हूं कि ये एक ऐसा मुद्दा आया है 2 दिन पहले इनके हाथ में, जिसे ये पकड़ के 7 तारीख 17 तारीख तक बुलाएंगे। देखिए, करप्शन का मुद्दा है, जैसे अरविंद जी ने बताया, यह सामान्य तौर पे ये हो जाता है, मगर हमने 2013-14 में भी ये बात देखी है कि करप्शन का मुद्दा लेके जब मोदी जी चले थे और 2G स्कैम और ये स्कैम और वो कॉमनवेल्थ स्कैम और ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, ये सब लेके जब चले थे, सजा कितनों को हुई ये बात, ये मैं अलग अभी आता हूं, मगर ये मुद्दे उठाने से लोगों में एक उत्सुकता बढ़ती है। और ऐसे जैसे लास्ट दिनों में जब होता है ना, ये आज कौन सी 4 या 5 तारीख तो हो गई है, पहले फेज के वोट तो पड़ने अभी 7 तारीख को। तो ऐसे में अगर हम देखें तो वो एक जो फेंस पे बैठा हुआ जो लोग होता है ना, जो वोटर होता है ना, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, उसके मानस को परिवर्तित करने में ये बहुत काम आता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि वोट बैंक पर असर पड़ेगा भूपेश बघेल? वोट बैंक पर थोड़ा सा असर डेफिनेटली ऐसी मामलों का पड़ता है। और दूसरी बात ये है जो मैं कहने जा रहा था, बेसिकली कभी कभी क्या होता है राजनीति के अंदर, आखिर में प्रधानमंत्री है बराबर है, मगर वो भी एक राजकीय पार्टी के नेता है, उनको तो अपनी पार्टी को जिताना है। तो कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है कि किसी एक को पकड़ के उसको सजा दे दे तो मामला खत्म हो जाता है, उसकी जगह पे उसको पकड़ के रखे, लोगों के सामने उसको ओपन कर दे कि भाई आपने ये किया, भ्रष्टाचार किया है, और फिर भी जीने दे, तो क्या हालत होगी? एक नहीं 10 बार आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। पॉलिटिकली दैट इज द थिंकिंग, दैट व्हाट आई फील, जो मुझे लगता है कि आज अपनाया जा रहा है। पॉलिटिकल एडवांटेज अरविंद जी क्या इससे बीजेपी को मिल जाएगा? 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर डालें तो अच्छा खासा मैंडेट भूपेश बघेल को मिला था, और इन 5 सालों के कामकाज की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ सवाल नहीं उठे हैं। भूपेश बघेल इस तरह के आरोपों से इससे पहले नहीं घिरे हैं, इतने गंभीर आरोपों से। अब एंड मोमेंट पर अगर आरोप लग रहे हैं, महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स के साथ उनका नाम अगर सामने आ रहा है, तो इससे क्या पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को हो सकता है? नहीं, बीजेपी इसी के लिए उठा रही है ये मसला, प्रधानमंत्री तक इस मसले को इसलिए उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल फायदा हो, और ये संयोग भी हो सकता है कि ठीक चुनाव के पहले ये पकड़ा गया हो। लेकिन जैसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस किस्म के सट्टेबाजी को प्रमोट करना, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आप देखेंगे हर ओवर के बाद 1-2 विज्ञापन इस किस्म के सट्टेबाजी वाले हैं कि ये टीम बनाइए, करोड़ों जीत जाइए, ये जीप आपके दरवाजे पे पहुंच गई, वो जीप। और इनका धंधा अपने आप में काफी बड़ा है, और इन पे बाजाप्ता सरकार टैक्स वसूल रही है, 27% जीएसटी उस पर वसूल रही है, क्योंकि वो लग्जरी मान के उसको। तो अगर सरकार की ये नीति है कि सट्टेबाजी को प्रमोट करें और प्रमोट करके उस पर रेवेन्यू कमाएं, तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है और महादेव ऐप के साथ क्या हुआ है, ये भी देखने की चीज होगी कि क्या ये उसी किस्म का है या उससे कुछ ज्यादा है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक चीज बहुत ही अच्छी हुई है, मैं मानता हूं, कि चिटफंड कंपनियां जितनी थी राज्यों में लगभग सब दब गई हैं। सब एक से एक बड़े लोग थे और वो चुनावों को प्रभावित भी करते थे, राज्यों के चुनाव। लेकिन कहीं की चिटफंड कंपनी आज के तारीख में लाउड नहीं है, हो सकता है बहुत नीचे के लेवल पे काम कर। तो नरेंद्र मोदी ने एक काम ये बड़ा किया अपनी जगह, क्योंकि उससे करोड़ों लाखों इन्वेस्टर्स के, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसों की रखवाली हुई है। लेकिन अगर सट्टेबाजी वो बाजार के इशारे पे बड़ा खेल हो रहा है, तो फिर महादेव ऐप उसमें ऐसा क्या गुनाहगार है, ये अपनी जगह। लेकिन इसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। असली चीज यही है कि अगर इस किस्म के अपराध आते हैं तो तुरंत कार्रवाई करने की जगह सिर्फ चुनाव के वक्त पे ही, चुनाव के मौसम पे ही, चुनाव के राज्यों में ही कार्रवाई अगर होगी तो कार्रवाई भी शक के दायरे में आएगी और ये धंधा भी शक के दायरे में। हिमांशु जी, आप क्या कहेंगे? ये संयोग है या फिर एक तरह से प्रयोग इसे हम कहें?
यहाँ पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में महादेव प्रमोटर्स के साथ कनेक्शन आना भूपेश बघेल का। राजस्थान पर अगर जाते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को एक बार फिर से तलब करना पूछताछ के लिए एक पुराने केस में। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन है उसका सवालों के घेरे में, उसमें भ्रष्टाचार के मामले को एंड मोमेंट पर उठाना। नहीं तो आप क्या समझते हैं, ये 2 दिन पहले पकड़ा गया वो सब फार्स था, नाटक था, ड्रामा तो था नहीं ना। और कैश बरामद हुआ है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कैश बरामद हुआ है। ये महादेव ऐप ऑपरेट हो रहा है दुबई से। अभी जैसे अरविंद जी बता रहे थे, बहुत सही बात है, 28% लेती है टैक्स केंद्र सरकार। तो पहले तो ये जांच होनी चाहिए ये महादेव ऐप वाले कितना टैक्स अभी तक उनका जमा हुआ है। पहली बात तो ये देखिए, ईडी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मगर ये अभी तक देखने को मिला है। दैट इज व्हाट हिज स्टेटमेंट इज। तो ऐसे में ये जांचना भी बहुत जरूरी है कि कितने % तक ये दिया है। और जहां तक सट्टा और बेटिंग का सवाल है, ये सब चीजें इरेगुलराइज तरीके से चलती आ रही थी, जिसको रेगुलराइज करने का मतलब सिर्फ इतना है, और ये भी इतना बड़ा टैक्स लगा देने का मतलब भी सिर्फ इतना है कि जिससे ये लोग अंकुश में रहे। हिमांशु जी, फिर सवाल तो यहाँ पर यह भी उठेगा ना कि केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई भी नहीं की इस ऐप पर। ऐप अभी भी चल रही है, लाखों करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला और हेरफेरी हुई, बावजूद इसके यूएई में रह रहे हैं जो दोनों प्रमोटर्स हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं सरकार कोई कदम उठा रही है? चार्जशीट आई सिर्फ 14 लोगों के नाम चार्जशीट में। हाँ, एक बात बड़ी सुनिए, उनके ऊपर भी कदम उठाए जाएंगे। पहले यहाँ की जो दौर है जो भारत के अंदर अवेलेबल है उसको तो पकड़ो। ये अभी 2 दिन पहले कैश पकड़ा गया है, जिनसे एक दिन बाद में कुछ स्टेटमेंट्स आया है कि किसके लिए ये पैसे आए थे, किसको इन्होंने दिए, कितने पैसे दिए। अभी यहाँ का जो पूरा सिंडिकेट है उसको पकड़ने के बाद दुबई बेस अभी आज अपने संबंध, भारत के संबंध अभी यूएई के साथ इतने खराब नहीं है। मैं तो कहूंगा इतने अच्छे संबंध है अभी कि कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ये जानने के लिए। मगर दुबई जैसे शहर के अंदर यूएई में ये चीज लीगल है, तो वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। मगर वहां से ऑपरेट कर रहे हैं तो इंडियन पोर्शन कितना है, क्या उसका कोई कैलकुलेशन हुआ? देखो मेरा सवाल यह है, और उसके ऊपर जो भारतीय कानून के अनुसार जो ये गेमिंग ऐप्स और उसके ऊपर जितना टैक्स लगा है, वो टैक्स क्या इन लोगों ने दिया है? देखो ताने बाने तो बहुत निकलेंगे, मगर इसको ये जोड़ देना कि ये चुनाव है इसके लिए केंद्र सरकार ने ये किया। अरे भाई, केंद्र सरकार क्यों करेगी? आपके घर में कैश क्यों था इतना? उसका जवाब दो ना पहले। आपने जवाब दिया और आप बोल रहे हो कि ये पैसे मैंने भूपेश बघेल को देने के लिए आए थे, तो फेस वैल्यू पे पहली बारी आपको मान लेना पड़ेगा। ईडी ऐसा नहीं कह रही। ईडी ठीक है, जांच शुरू कर दी है ईडी ने। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 5 करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं। 508 करोड़ रुपए आरोप लगाए भूपेश बघेल पर लेने का प्रमोटर से, महादेव बैटिंग ऐप के। आप दोनों सर मेरे साथ बने रहिए। इंडिया गठबंधन की भी हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें सब कुछ माना जा रहा है कि ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऑल इज नॉट वेल। 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन खंड खंड हो जाएगा? कम से कम विधानसभा चुनावों में तो यही नजर आ रहा है। सवाल ये कि क्या ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए बना है? आपस में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं, फिर बाद में जब गिरते हैं तो डैमेज कंट्रोल भी किया जाता है। पहले सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की खबरें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सामने आई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए गए, और अब जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को भी मनाने की एक कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है। कुछ रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं पहले। जिनके नाम में ही कमल हो तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, एक बात समझना अंग्रेजी का, जो कभी इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो छपा है, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात को कैसे लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझती है। अगर दूर से भी कोई बात कही जाती है तो जनता समझ लेती है कि किस दिशा में आप जा रहे हो। जिनके नाम में ही कमल हो तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप?
वो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। और हमें जो जातिवादी कह रहे हैं, समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ करके साथ चलने का काम करते हैं, वो कभी जातिवादी नहीं होते। बिजावर विधानसभा समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए की सीट थी। न कांग्रेस न बीजेपी दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि दोबारा समाजवादी पार्टी यहां पर जीत जाएगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा। सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है। क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रत्याशी होता। इंडिया अलायंस की एक कॉमन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक कॉमन सोशल मीडिया कैंपेन होनी चाहिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे इनको आके एक साथ दिखना चाहिए, रैलियां साथ होनी चाहिए, यात्राएं साथ होनी चाहिए। ऐसा दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस जो है राज्य के चुनावों के अंदर व्यस्त है। कांग्रेस के जो समझदार लोग हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि राज्यों के चुनाव तो 2018 में भी कांग्रेस जीती थी, मगर क्या 2018 के चुनावों से 2019 उनके लिए आसान हो गया? नहीं हुआ। उनको ये बात समझनी चाहिए। अब वो दोबारा से जो राज्य स्तर के चुनाव में एकला चलो चल रहे हैं, ठीक है, उनको लड़ना चाहिए, मगर उनको जो इंडिया अलायंस बनी है जिसका वो एक बड़े पार्टनर हैं, उनको उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने। अरविंद जी और हिमांशु जी दोनों इस पर मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, गठबंधन की हवा तो पहले से इन विधानसभा चुनावों में निकलती नजर आ रही है। पहले अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हो गए, बाद में फिर डैमेज कंट्रोल किया गया, अब नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फोन कर उन्हें भी मनाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही है कि विधानसभा चुनावों में गठबंधन हो, अकेले अपने दम पर हम कर लेंगे, लेकिन लोकसभा चुनावों के लिए कितनी मुश्किल नजर आती है कांग्रेस के लिए? अरविंद सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हिमांशु जी, यही सवाल मेरा आपसे, कैसे भविष्य देखते हैं? विधानसभा चुनावों में तो पूरी तरह से बिखराव नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन में, क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन? नहीं, यही सहमति नहीं है। छोटी पार्टियां इंडिया गठबंधन की ये मानती है कि ये गठबंधन है, मतलब पूरा गठबंधन है, 5 राज्यों के विधानसभा के लिए भी और 2024 के चुनाव। अगर कांग्रेस ऐसा कहती है, कांग्रेस के ऐसे कई नेता है जो कहते हुए हमें नजर आए हैं कि ये गठबंधन तो 2024 लोकसभा के लिए, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं, तो होगा क्या? अभी मेरा सीधा सवाल आपसे है कि समाजवादी पार्टी ने 12 सीट मांगी थी, 6 पे मामला तय हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, 6 में से कुछ भी दिया नहीं गया। कमलनाथ ने बोला कौन करके, उन्होंने जो बोला, उसके बाद अभी आप कह सकते हो कि अजय राय को उत्तर प्रदेश में 80 में से 2 सीट या 4 सीट भी समाजवादी पार्टी देने को तैयार होगी, जो पिछले चुनाव के नतीजे हैं उसके ऊपर से। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 7 में से 3 सीट जैसे सहमति हुई है वो कांग्रेस को लड़ने के लिए देगी? नहीं देगी, नहीं देगी। आपके सामने 2019 का परिणाम है। दोनों के उम्मीदवार थे, एक के उम्मीदवार दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दूसरे के उम्मीदवार बाकी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर 2 पर थे।
मगर 2 और 3 को मिलाया जाए तो वो 1 नंबर से ज्यादा वोट होते थे। हार गए सारों की सारों सीट, भाजपा जीत गई। पंजाब के अंदर जहां पर आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, वो क्या कांग्रेस को 3 या 4 सीट भी 10 में से निकाल के देगी? ममता भी ने तो पहले ही बता दिया है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार में क्या होगा? अगर यही चलता रहा, अगर छोटी पार्टियों को विधानसभा चुनाव में आप एकोमोडेट करते हो तो उनसे कोई कोऑपरेशन की उम्मीद रख सकते हैं, मगर जब आप नहीं करते उनसे कोऑपरेट, तो फिर स्थिति यही होने वाली है। और ये इंडिया गठबंधन की जो मेन मीटिंग होने वाली थी 2 अक्टूबर को भोपाल में, वो क्यों नहीं हुई? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। उसकी वजह यह थी कि कमलनाथ साउथ हिंदुत्व पे चल रहे थे। कमलनाथ को ये इंडिया गठबंधन की नीति उनकी थिंक टैंक के ऊपर विश्वास नहीं था। उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं स्टालिन को और उनके बेटे को यहां पर नहीं चाहता। तो देखिए, कहने का मतलब विरोधाभास इतना ज्यादा है विपक्ष के गठबंधन के अंदर। हाँ, वो बोल देंगे, बोलते रहेंगे, चुनाव आने तक बोलते रहेंगे कि 400 सीटों पर हम कॉमन उम्मीदवार रखेंगे, मगर क्या उनको कॉमन उम्मीदवार मिलेंगे? कॉमन उम्मीदवार के सामने कितने रेबल खड़े होंगे? कौन कौन सी पार्टी ठीक है हिमांशु जी, अरविंद सर भी मेरे साथ हैं। अरविंद सर, विधानसभा चुनावों में, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2 में कांग्रेस पार्टी पहले से ही सत्ता में है, मध्य प्रदेश में भी पूरे चांसेस अब हैं। ऐसे में 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार अगर इंडिया गठबंधन को देखें लोकसभा चुनावों के लिए, तो नाराज कांग्रेस पार्टी से नजर आ रहे हैं। अगर अभी कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में सीटें नहीं दे रही है, तो फिर क्या यूपी में अखिलेश यादव या फिर बिहार में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस पार्टी को जगह देगी? बिखराव तो पहले से ही सामने है इसमें। देखिए, बिखराव के बीच ही ये गठबंधन बना है, कोई बहुत आइडियोलॉजिकल या संगठन के लेवल पे बहुत मेल नहीं है। मुख्य मुद्दा तो अभी तक नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी का विरोध है। अब ये कोई विरोध का मुद्दा बनता नहीं है कायदे से कि आप एक पार्टी, एक नेता के विरोध के नाम पे ही एकजुट हुई। कुछ न कुछ उसको तो नीति और कार्यक्रमों का बेस देना पड़ेगा, उसके बगैर ही चलता नहीं। और बिना सिद्धांतों के इस किस्म का अलायंस होगा तो जिस किस्म का बिखराव दिख रहा है वो दिखाई देगा। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस छोड़ के बाकी किसी इंडिया अलायंस के किसी बाकी पार्टी का बहुत ज्यादा बेस नहीं, बहुत छोटा बेस है जिसको ये एडजस्ट कर सकते थे, इन्होंने एडजस्ट किया नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस इन राज्यों में बेहतर होता है तो वो अपने आप में एक बड़े गम का काम करेगा। जो अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बाद का बिखराव बढ़ेगा, अगर कांग्रेस जीत गई इन राज्यों में या उसका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ पहले से, तो फिर अलायंस को एक नई ताकत मिलेगी। कांग्रेस को ताकत तो मिलेगी ही, अलायंस को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि आज के पॉलिटिक्स में सत्ता अपने आप में बहुत मजबूत गम है, एक दूसरे को जोड़ने वाला गूंद है कि सब आके फिर उससे चिपकते चलेंगे। तो चुनाव के नतीजे ज्यादा तय करेंगे। मुझे लगता है कि चुनाव का अलायंस तो से जो नफा नुकसान होना, मेरे ख्याल से अगर नीतीश कुमार घूमते छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, कम से कम इन 2 राज्यों में, लालू यादव घूमते कुछ भी जगह राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो इससे कांग्रेस को फायदा होता है, इंडिया गठबंधन को फायदा होता, जरूर निश्चित फायदा होता। चलिए, तो सर वक्त बताएगा, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन फिर 19 में मोदी मैजिक नजर आया था। क्या इस बार भी ऐसा होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप दोनों का सर फिलहाल बहुत शुक्रिया किस्सा कुर्सी की चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।